अच्छा जी, आगे देखते हैं हम कुछ मज़ीद टर्म्स देखते हैं। नेटिकेट इंटरनेट नेटिकेट से ये मुराद है जी कि बिहेवियर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूजर्स ऑन द इंटरनेट के जो यूज़र है ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर यूज़र कोई भी इंटरनेट पे आता है उसे क्या करना चाहिए और उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या स्टैंडर्ड हैं जो जो वेबसाइट्स बनती हैं उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, इट इंक्लूड डिफरेंट रूल्स रिलेटेड टू द वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, मैसेज बोर्ड, चैट रूम, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। Some netiquettes are the following: use short and concise messages with the correct spelling and grammar. Use humor word carefully as it may misinterpreted. Use polite and sophisticated language. ठीक है जी, ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के जब आप चैट कर रहे हो तो आप कैसे करें। जैसे यूज एब्रिविएशन लाइक AOA, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, फास्ट FAQ, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है इस तरह के बने हुए कि आप इंटरनेट पर क्या चीज़ें यूज़ करें। अच्छा, पीछे एक चीज़ थी मैंने कहा था वो मैं आपको बताऊंगा, वो मैंने सेटिंग कर लिया। टेलनेट, टेलनेट हमने पढ़ा था जहाँ से हमने शायद स्टार्ट लिया था आज के लेक्चर का। मैं अब एक मिनट पहले मैं देख लेता हूँ किस पेज पे हैं अभी हम। 510 510 ठीक है। अब हम पीछे आ जाते हैं। टेलनेट जहाँ से हमने आज का लेक्चर स्टार्ट किया था। Internet is a program that is used to connect a remote computer on internet के इंटरनेट पर मौजूद जो रिमोट कंप्यूटर है आप उसको कनेक्ट करते हैं। ये मैंने एक बनाया है, ये हमारे पास एक सिमुलेटर होता है। इट्स वर्क रियली, तो जैसे हम रियल वर्ल्ड में काम कर रहे होते हैं उस तरह से। जैसे ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, एक स्विच के साथ मैंने इसे कनेक्ट किया हुआ है और ये मेरा राउटर है। ठीक है, इस राउटर में आप यूँ समझ लीजिए कि ये राउटर कहीं दूर पड़ा हुआ है, मैं अभी इस कंप्यूटर पर हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये आ गया। ये कमांड प्रॉम्प्ट जैसे हमने देखा था, मैं एंटर कर लेता हूँ यहाँ पर। तो मैंने आपको एक कमांड बताई थी, पिंग करके आप चेक कर सकते हैं किसी भी कनेक्टिविटी को। तो ये जो राउटर है इसका पासवर्ड जो है आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस से भी आप फेमिलियर हैं। हम अगर उसको लिखे 192.168.0.254 मैंने रखा हुआ है, ये मुझे वहां से देखें रिप्लाई आ रहा है। इट मीन्स कि मेरी यहाँ से मतलब कनेक्टिविटी है। जब आपकी कनेक्टिविटी होती है तो फिर आप उसको टेलनेट कर सकते हो। तो हमारे पास एक कमांड होती है टेलनेट। अब देखिए मैं यहाँ से इस राउटर को एक्सेस करके उसमें लॉगिन हो जाऊंगा और उसमें अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो कर सकूंगा। 192.168.0.254 इसका आईपी एड्रेस है। तो देखिए मुझसे पासवर्ड पूछ रहा है इसमें लॉगिन होने के लिए। जो बात यहाँ पर लिखी हुई थी कि वो क्या करेगा जी, our computer can act like a terminal directly linked to a remote computer. It allows a user to log onto a remote computer. The user can log onto a computer and use it as if he is connected. तो वो क्या करेगा, आपसे एक यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा, लॉग इन करेंगे आप उस पर और फिर उसको आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए ये मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने इसका पासवर्ड इसको दिया। तो ये देखिए राउटर 1 पे मैं आ गया जो यहाँ पर था, ये राउटर 1। तो मैं यहाँ से बैठकर आप ये समझ लें कि मैं कोटली बैठा हूँ और ये पिंडी है, ये बल्कि अमेरिका पड़ा हुआ है। मैं उसको टेलनेट करके अब मैं इसमें लॉगिन हो गया हूँ। अब इसमें मैं जाके कोई भी काम करना चाहता हूँ जो इससे रिलेटेड होता है। या राउटर 1 में मसलन मैं इसकी इंटरफेसेस देखना चाहता हूँ, शो इंटरफेसेस। तो ये मुझे बताएगा कि इस वक्त इंटरफेस 0 पे क्या सूरत हाल है। ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जस्ट आपको टेलनेट समझाना था कि आप एक जगह से दूसरी जगह कैसे कनेक्ट कर सकते हैं चीज़ों को। अब आ जाते हैं जी 510 पे थे गलबन हम जी। एजुकेट हमने पढ़ा, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जाना। अब आगे आ जाते हैं हम इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट से क्या मुराद है। इंटरनेट तो हमने ये समझ लिया कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसे कंप्यूटर जो डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं उन्हें हम इंटरनेट कहते हैं। वो आपस में जो कनेक्टेड हैं, सर्विसेज शेयर कर रहे हैं। इंट्रानेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज अ कंपनी लेन दैट इज यूज। अब प्राइवेट नेटवर्क है हमारे पास, लेट्स से ये हमारा एक नेटवर्क है प्राइवेट। अब इस तरह की ये मैं इसके साथ 10 कंप्यूटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, एक नेटवर्क बनाया हुआ है। फिर मैंने मसलन मैं पिंडी हूँ,
सॉरी मैं कोटली हूँ और मैंने एक नेटवर्क बनाया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का। हम एक ब्रांच ओपन करते हैं जी मीरपुर में, ठीक है, मीरपुर में हमारी इसी तरह की एक ब्रांच होगी। फिर हम एक ब्रांच ओपन कर लेते हैं अ, इस्लामाबाद में, कराची में। अब ये हम जो अपने ब्रांचेज़ हैं, हम सिर्फ़ इनका एक नेटवर्क बना लेते हैं कि हमारे ये कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये क्या चीज़ बन जाती है, ये हमारा इंट्रानेट होता है, हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है, ठीक है जी। एन इंट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क सच एज़ अ कंपनी कोई भी हो, जैसे एचबीएल है, यूबीएल है, इनके अपने प्राइवेट नेटवर्क बने हुए हैं। इट इज़ यूज़ेज़ टीसीपी/आईपी टेक्नोलॉजी वर्क्स लाइक इंटरनेट पे जैसे सेम उसी तरह काम हो रहा था। इवन दरमियान में हम आईएसपी यूज़ कर रहे होते हैं इंटरनेट के लिए, और थ्रू इंटरनेट हमने अपना एक नेटवर्क बनाया होता है। तो ये इंट्रानेट। एक्स्ट्रानेट इज़ अ कंपनी नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। इट्स यूजुअली एक्सेस्ड वाया द इंटरनेट एंड कैन। अब एक्स्ट्रानेट से ये मुराद है कि हम अगर अपने इंट्रानेट पर कहीं बाहर से किसी को एक्सेस दे देते हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड देकर, तो वो हमारा फिर जो नेटवर्क बनेगा वो एक्स्ट्रानेट कहलाएगा। इंटरनेट समथिंग एल्स। अब इस पे कोई वेबसाइट उस तरह से तो नहीं ओपन होगी, लेकिन क्या है कि आप वर्किंग के लिहाज से जैसे यूबीएल में मैं रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब भी कस्टमर आता था तो उसकी जो वेरिफिकेशन होती थी नादरा से, तो वो उन्होंने एक लिंक दिया हुआ था। हम नादरा का नेटवर्क एक्सेस करते थे यूबीएल से, उनको कनेक्ट करते थे और उसमें उसकी डिटेल डालते थे उस कस्टमर की, और वहाँ से हमें उसकी सारी डिटेल मिल जाती थी और वो वेरीफाइड यूज़र बन जाते थे हमारे। अब इसमें अगर इंट्रानेट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि एक्सट्रानेट में हैव द इंफॉर्मेशन ऑफ टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। अब उसमें क्या है कि यूबीएल वाले नादरा का जो है नेटवर्क उसको एक्सेस करके वहाँ पे चीज़ें अपलोड कर रहे हैं और वहाँ से फिर वो चीज़ों को वेरिफिकेशन उनकी कर रहे हैं। तो इस तरह से जब दो डिफरेंट कंपनीज आपस में कनेक्टिविटी करती हैं तो वो ये जो है ये एक्स्ट्रानेट कहलाता है। तो इंट्रानेट यूबीएल का अपना नेटवर्क जो हो गया, या नादरा का अपना जो नेटवर्क है, कि मतलब आप यहाँ पे जाते हैं कोटली नादरा ऑफिस में और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं आईडी कार्ड के लिए, और डिफरेंट इसी तरह पूरे नादरा के मुख्तलिफ सिटीज़ में वो ऑफिसेज बने हुए, वो सारे उनके आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये उनका इंट्रानेट है। आगे चलते हैं जी, वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग से मुराद है वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट प्रोवाइड्स स्पेस ऑन इंटरनेट फॉर स्टोरिंग वेब पेजेस। वेब होस्टिंग से मुराद क्या होती है कि आपने अपनी वेबसाइट बना ली है, अब आप इसको होस्ट करना चाहते हैं किसी सर्वर पर ताकि लोग इसको यूज़ कर सकें। होस्ट करने से मुराद ये है कि आप उसको किसी सर्वर के ऊपर रख देंगे और अपने वो आपको एक आईपी एड्रेस दे देंगे, एक अपना डोमेन नेम दे देंगे आप, यानी कि इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक डोमेन नेम होता है और एक सर्वर का एड्रेस होता है। तो वो दो चीज़ें आपको वो दे देते हैं और आपको एक आपको डोमेन नेम मिल जाता है, आप उस नेम से अपनी उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वेब होस्टिंग से मुराद ये होती है कि वो आप इंटरनेट के ऊपर किसी सर्वर के ऊपर स्पेस परचेज करते हैं और उसके ऊपर आप अपने वेब पेजेस यानी कि वेबसाइट रखते हैं। तो ये चीज़ वेब होस्टिंग कहलाती है। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए हमें ये फैसिलिटी देती है। पाकिस्तान के अंदर भी गो डैडी के नाम से कुछ वेबसाइट्स काम करें, उन पे जाएँ वेब होस्टिंग, वो आपको बताएँगे कि क्या ये नाम अवेलेबल है या नहीं, तो आप अपनी वेबसाइट बनाकर वहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। इसमें सबसे गुड वेबसाइट होस्टिंग कंपनी विल प्रोवाइड एट लीस्ट फॉलोइंग सर्विसेज वो देंगी। टेक्निकल सपोर्ट आपको वो देती हैं, एफटीपी एक्सेस टू अपडेट वेबसाइट। एफटीपी आपने देखा था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कि उसमें आप अपनी वेबसाइट का मवाद आप अपलोड करते हैं। आज आपने कुछ वेब पेजेस बनाए लगाए, फिर कल आप कुछ और इन्फॉर्मेशन अपलोड करना चाहते हैं तो थ्रू एफटीपी सपोर्ट देते हैं। टेक्निकल सपोर्ट वो आपको देते हैं। नंबर ऑफ ईमेल अकाउंट्स आप जैसे अभी हमने गूगल पे जाके बनाते हैं, अगर आप अपनी आपने अपनी वेबसाइट रजिस्टर करवा ली है तो उसमें वो आपको ये भी फैसिलिटीज देते हैं कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ यूजर्स के ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। वो एनुअली आपसे चार्ज करते हैं और उसके बाद आप उनको एनुअली पे करते रहते हैं जब तक आप उनको पे करते रहते हैं। और साल का बड़ा कम होता है, 2 3 4 हज़ार 5 हज़ार तक होता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप क्या क्या फैसिलिटीज ले रहे हैं। तो इसके डिफरेंट आगे टिप्स आते हैं। ये शेयर्ड होस्टिंग ज़रा सस्ती होती है, फिर डेडिकेटेड सर्वर्स होते हैं, वर्चुअल डेडिकेटेड और मैनेज्ड होस्टिंग है जो सबसे महंगी होती है। पर शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, इसमें एक वेबसाइट आपको एक सर्वर मिल जाएगा जो शेयर्ड होता है और भी लोग उसको यूज़ कर रहे होते हैं और उसमें आपकी वेबसाइट को वो रख देते हैं कॉन्फ़िगर करके, और आप उसको इसकी ज़रा कॉस्ट ज़रा कम पड़ती है। फिर डेडिकेटेड सर्वर होस्ट और मोर वेबसाइट्स ऑफ
ऑनली वन यूजर के आई के यूजर के लिए एक सर्वर वो डेडिकेट कर दिया जाता है और उसमें आपकी वेबसाइट रख दी जाती है। वर्चुअल डेडिकेटेड में क्या होता है कि लो कॉस्ट होता है थोड़ा सा, ये अल्टरनेटिव है डेडिकेटेड का, कि आपका डेडिकेट ही होता है, डेडिकेटेड सर्वर ही होता है लेकिन वो वर्चुअली होता है। फिर उसके बाद होस्टिंग को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैनेज होस्टिंग में ये चीज़ होती है कि दैट द यूजर हैज डेडिकेटेड सर्वर एंड अ वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड मैनेज द सर्वर फॉर द यूजर। अब उसमें क्या होता है कि वो आपको वेबसाइट भी वहाँ पे रख देते हैं और साथ उसको मैनेज भी आपको करके देते हैं, यानी कि काफ़ी सारा काम वो कर देते हैं और थोड़ा बहुत आपको करना पड़ता है। अच्छा जी, कोर टॉपिक है देखें, कुकीज़। Cookies is used to maintain information about a user state. Cookies can be used to store user preferences and user information that can be used across pages in the website. अब होता क्या है कि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, ये ज़्यादातर कंपनीज ये यूज़ करती हैं कुकीज़ को। उसमें अगर आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो वो उन्होंने अपने वेब पेजेस में ये सेटिंग रखी होती है कि जो ही आप उनकी वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपके ब्राउज़र में कुछ इस तरह की सेटिंग लोड हो जाएगी कि जिसमें कुकीज़ इनेबल होंगी। कुकीज़ से मुराद ये होता है कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्राउज़र में स्टोर होना शुरू हो जाती है। तो उससे क्या होता है फ़ायदा, उस वेबसाइट को, हमारे लिए तो एक तरह से नुकसान ही होता है, वो कहता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है कि उसको जो है जो वेबसाइट है उसको चीज़ों को मैनेज करने में आसानी होती है कि वो आपकी एक आईडी बना देगा और जो जो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आती जाती हैं वो उनको इंटरटेन कर लेगा। क्योंकि इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑन द कंप्यूटर में, ये एक टेक्स्ट होता है, आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट वो स्टोर होगी। वेब सर्वर सेंड्स अ कुकीज एंड द ब्राउजर स्टोर इट। ये जो सर्वर होगा वो भेजेगा और वो इंफॉर्मेशन ब्राउजर, हमारे कंप्यूटर के ब्राउजर पर चीजें स्टोर होती हैं। तो ब्राउजर रिटर्न्स द कुकी टू द सर्वर, देन द पेज इज रेफरेंस अगेन। तो वो चूंकि उसमें कुछ ऐसी आईडी बना देता है जो उस पर रख देता है और जब वो इंफॉर्मेशन दोबारा वही ब्राउजर उसको सर्वर को सेंड करता है तो वो देख लेता है कि फलां की तरफ से ये दोबारा आई थी इंफॉर्मेशन। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि मसलन अमेज़न पे आप जाएँ तो जब एक फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं तो एड्रेस वगैरह वो बुक बना रहे होते हैं तो वो एक आईडी आपकी क्रिएट कर लेता है। तो उस आईडी को वो फिर यूज़ करते हुए आपकी इंफॉर्मेशन जो आप उसमें देते हैं वो आपके ब्राउज़र में स्टोर रहती है और उसी इंफॉर्मेशन को वो यूज़ करके आपके जो वेब सर्वर है वो इस लोकल पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसकी जो टाइप्स होती हैं, एक टेम्परेरी कुकी होती है, एक परमानेंट होती है। चूँकि इसका एक टाइम होता है, टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली आपके ब्राउज़र से वॉश आउट हो जाती है। Temporary cookie is also called a session cookie because it temporarily stores the browser memory and it is deleted when the session ends or the browser is closed. जब आप ब्राउज़र ओपन किया, वो कुकी जनरेट हुई, आपका कनेक्शन बहाल हो गया, जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करें तो वो आप लॉगिन रहते हैं, तो वो परमानेंट कुकी होती है। आप इवन ब्राउज़र को अगर आप प्रॉपर लॉक आउट नहीं करते, क्लोज़ कर देते, तब भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी वहाँ पे रहती है। कोई और बंदा अगर वो आपका ब्राउज़र ओपन करे तो वो आप उसमें लॉगिन रहते हैं। वो इसका ये एक प्रॉब्लम होता है। बहरहाल परमानेंट कुकी होती है जो आपकी प्रेज़ाइड कुकी वो रहती है परमानेंटली। इट इज़ स्टोर्ड परमानेंट इन कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पे। इफ इट इज़ डिलीटेड इट विल रिक्रिएट व्हेन द यूज़र विजिट वेबसाइट अगेन। तो ये डिपेंड करता है जब जो वेब डेवलपर होता है या वेबसाइट बना रहा होता है तो उस वक़्त वो कुकी को इनेबल करना ये कंपनीज़ करती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो बैंक की होती है वेबसाइट उसमें ये कुकी वो नहीं रखते चूँकि ये सिक्योरिटी इश्यूज़ बनते हैं इसमें। फिर बैंकों से वो पैसे का निकलना, चोरी होना, तो फिर उनके लिए मसाइल बनते हैं, इसलिए वो कुकीज़ को इनेबल नहीं करते। यूजेस ऑफ कुकीज़ क्या होता है कि कुकीज़ आर यूज्ड टू डिफरेंट पर्पस सच एज़ मोस्ट वेबसाइट यूज देम फॉर पर्सनलाइजेशन ऑफ यूजर प्रेफरेंसेस। कि यूज़र अक्सर अपने वो जो उनका पेज होता है उसको अपनी मर्ज़ी के साथ पर्सनलाइज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे रखना। बस न्यू वेबसाइट में अलाउ यूज़र टू कस्टमाइज़ द वेब पेज टू डिस्प्ले द न्यूज़ ऑफ द इंटरेस्ट। अच्छा, फिर सम वेबसाइट्स ऑल्सो यूज कुकीज़ टू स्टोर यूजर्स पासवर्ड, कि जो कि डेंजरस होता है। द यूजर्स कैन डू नॉट नीड टू एंटर पासवर्ड अगेन अगेन, ठीक है। अक्सर हम देखें ना आपने वेबसाइट, जैसे मैं उस दिन आपको दिखा रहा था, पढ़ा रहा था, तो पुरानी जो मेरी चीज़ें थी वो उसमें ब्राउज़र में आ रही थी। तो गूगल हो गया या दूसरे फेसबुक है, ये इस तरह के जितने ब्राउज़र हैं, ये वो डिपेंड करते हैं कि उन्होंने कुकी रखी होती है कि बार-बार आपको उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े। लेकिन जो बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि वो ये कुकीज़ को इनेबल, वो जो उनका पेज है, वो इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं रखती, ठीक है? क्योंकि यहाँ से बड़ी आसानी के साथ आपका जो डेटा हैक होता है, वो यहीं से हैक होता है। आपके जो पासवर्ड, ये इस तरह की जो चीज़ें आपकी हैक होती हैं, चोरी होती हैं, वो यहीं से होती हैं।
तो उसके बाद प्राइवेसी को कहते हैं कंसर्न अबाउट कुकीज। वेब मास्टर ऑब्टेन इंफॉर्मेशन यूजिंग द कुकी अबाउट यूजर्स आईपी एड्रेस, ब्राउजर टाइप, लास्ट पेज विजिटेड। तो जो भी आप लास्ट पेज विजिट करते हैं उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, तो वहां से बड़ी आसानी से आपका सारा डाटा चोरी हो जाता है। तो अक्सर हम जब सेव कर रहे थे उसमें एक ऑप्शन वो देता है जी आप सेव करना चाहते हैं पासवर्ड, अगर आप उसको यस करेंगे तो आपके लिए आसानी तो होगी, लेकिन आपका पासवर्ड वहाँ पे सेव हो जाएगा और फिर वो कोई भी चोरी कर सकता है। वेब सर्वर्स टू रिकॉग्नाइज द यूजर हु हैज ऑलरेडी विजिटेड द वेबसाइट्स from the same computer. It allows the compilations of user profiles and large amount of data related to the interest of the user. Advertiser and webmaster currently using cookies to develop detailed profile of the user and their browsing habits. तो एडवर्टाइजर जो होते हैं वो देखते हैं कि ये यूजर क्या क्या सर्च कर रहे हैं, इसकी क्या इंटरेस्ट है, फिर उस हवाले से वो आपको एंटरटेन करते हैं। तो ये प्राइवेसी कंसर्न इसमें है जी, ये थोड़ा सा अगर आप उसको सेव करते रहते हैं तो ये डेंजरस भी है। क्लाउड कंप्यूटिंग हम पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर इज द यूज ऑफ रिमोट सर्वर्स ऑन द इंटरनेट टू स्टोर, मैनेज एंड प्रोसेस डेटा। इस पे भी हमने एक वीडियो भी देखी, सॉरी मैंने इस पे ऑलरेडी पिक्चर दे दिया हुआ है कि क्लाउड कंप्यूटिंग कैसे काम कर रही होती है। जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वाले आपको ये गूगल ड्राइव दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, ये जीमेल का अकाउंट है, तो यहाँ पर मेरे पास ये गूगल ड्राइव का ऑप्शन है, ठीक है। ये कितने जीबी था शायद, ये ड्राइव में हम जाते हैं तो ये कुछ जो डेटा मैंने ना इस पे अपलोड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर ये है, ये मैं कहीं से भी अच्छा दो टू 20 GB तक में, यहाँ पर ये 20 GB का शायद हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो यहाँ पर मैं अपना डेटा रख सकता हूँ। चलिए ड्राइव में मैंने ये कुछ वीडियोस वगैरह डिफरेंट टाइप की कुछ डेटा मैंने इस पे अपलोड किया हुआ है, ठीक है जी। अब इसमें क्या है जी कि रिसेंटली ये जो स्टोरेज जो मुझे मिली है 2.5 GB ऑफ 15 GB की फ्री स्पेस है इंटरनेट पे मुझे मिली है, मैं यहाँ पर कोई भी डेटा अपलोड कर सकता हूँ जो कहीं, यानी कि ये मेरे इंटरनेट अपना जो मेरा लोकल कंप्यूटर उस पर नहीं है सेव, बल्कि ये वहाँ पर स्टोर है। मजीद अगर मैं स्टोरेज इसमें लेना चाहता हूँ तो ये बाई स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जाके मुझे ऑप्शन देगा, तकरीबन 15 GB आपको मिली हुई है, कहते हैं चूज द गूगल वन प्लान। अगर आप लेना चाहते हैं तो देखिए कितनी ज़्यादा ये स्पेस में मैं ले सकता हूँ। 15 GB तो फ्री है करंट प्लान जो आपका चल रहा है इंक्लूड्स। मजीद अगर आप लेना चाहते हैं तो 100 GB है जो आपके 209 रुपये पर मंथ वो मुझसे चार्ज करेंगे उसका, और 100 GB दे ले लेंगे, 200 रुपीज़ वो मुझसे। और पे एनुअली आप अगर इसको सालाना देखना चाहते हैं, सालाना देना चाहता हूँ मैं उनको 2000 रुपया दूंगा तो 100 GB तक में वो मुझे दे देते हैं। और उसमें क्या क्या जी, गूगल वन इंक्लूड है जी, 100 GB स्टोरेज होगी, एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट्स से अगर आप राय लेना चाहते हैं, ओपिनियन टू ऐड योर फैमिली उसमें करना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मेंबर अगर बेनिफिट्स उस पर लेना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। 200 GB में आपको 3,500 साढ़े 3,000 रुपये लें, और 200 GB तक एक साल का अगर आप इनको पे करते हैं तो ये 200 GB आपको देंगे, बहुत बड़ी होती है। एक्सेस टू गूगल एक्सपर्ट्स, ओपिनियन टू ऐड फैमिली एक्स्ट्रा, तो ये इस तरह से इनके ये डिफरेंट प्लान आते हैं। तो 2 TB तक है जी, 10,000 रुपये की है, 2 TB स्टोरेज है। तो ये जो लोग इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ये अच्छा खासा इससे स्टोरेज को फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो मंथली 10,000 या 10,500 करे रहे हैं एनुअली साल का, तो फिर इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में। उससे मैंने 2 TB ले ली और आगे मैं अपनी वेबसाइट बनवा के और आगे वो इन चीज़ों को इस तरह से मैनेज करवा रहा हूँ। तो लॉट ऑफ बिजनेस भी है इसमें डिफरेंट। तो ये एक है जी हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग का जो गूगल हमें दे रहा है। अब आ जाते हैं ज़रा इस पे डिटेल में। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, अभी हमने देखा कि वो रिमोट सर्वर्स हैं, जो ये भी जैसे रिमोट सर्वर है, ये मेरे पास नहीं पड़ा और मैंने वहाँ पे अपना डेटा रखा हुआ। इसके कुछ इंक्लूड स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी। स्केलेबिलिटी मींस दैट द क्लाउड कंप्यूटिंग ऑफर्स अनलिमिटेड प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी, हर वक्त आपको ये मिलेगी। और द क्लाउड इज रिलायबल एंड प्रोवाइड्स एक्सेस टू एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड वाया द इंटरनेट। तो उसमें अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि मसलन मुझे याद है कि सम टाइम बाद ऐसे ममालिक हैं कि जहाँ पर आप वो आपके लैपटॉप मोबाइल वो चीज़ें चेक करते हैं जी कि आप यहाँ से क्या डेटा लेके जा रहे हैं।
तो उससे अगर बचने के लिए भी आप क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पे डेटा रख लिया, फिर वहाँ पे जब पहुँच गया उसको यूज़ कर सकते हैं। Privacy and security are two most important concerns with the use of cloud computing. Data travels over the internet and store remote server. चूंकि हमारे पास अभी मेरे लैपटॉप में जो भी डेटा है, अगर मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ तो सिक्योर स्टोर है, वो मेरे पास ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका डेटा जितना भी है वो इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है। मैं अगर एक्सेस कर रहा हूँ तो गूगल के सर्वर्स पर पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो उसको रॉन्ग यूज इसका कर सकते हैं। क्लाउड प्रोवाइड्स है, लेकिन उनकी तरफ से होती है बहुत सारी इंश्योरेंस, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए किस हद तक कर सकते हैं। बहरहाल लॉज मौजूद हैं, साइबर क्राइम में लॉज मौजूद हैं, हम उनको अच्छा खासा इस पे क्लेम कर सकते हैं। इन एडिशन द क्लाउड प्रोवाइड्स अ सर्वर मल्टीपल कस्टमर्स एट द सेम टाइम, इट में रिजल्ट्स इन एक्सीडेंटल और इंटेंशनल सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकता है। एन इम्पोर्टेंट कंसर्न विद द क्लाउड कंप्यूटिंग इज द एक्सेस इशू। आपको इंटरनेट नहीं होगा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। द यूजर कैन एक्सेस फाइल्स and programs only through the internet. It is not possible to access the data if there is a problem with the internet connections due to a power failure or system failure of the ISP etc. वतन पिछले दिनों जब मकबूजा कश्मीर में इंटरनेट डाउन था और उन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ था, तो आप वो अगर क्लाउड कंप्यूटिंग पे आपका डेटा पड़ा है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते थे। तो टाइप्स ऑफ क्लाउड अगर पब्लिक क्लाउड है जी, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है, हाइब्रिड है। तो पब्लिक से क्या है, पब्लिक क्लाउड कैन बी एक्सेस्ड बाय एनी सब्सक्राइबर विद द इंटरनेट। प्राइवेट क्लाउड एस्टैब्लिश फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, और कम्युनिटी क्लाउड इज शेयर्ड अमंग टू और मोर ऑर्गेनाइजेशंस। हाइब्रिड क्लाउड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्लाउड्स। अब एक से क्लाउड्स के दरमियान जैसे आई क्लाउड है उनका और गूगल का, तो ये हाइब्रिड क्लाउड कहलाता है। तो आप उसमें भी डेटा दो डिफरेंट प्लेसेस पर भी रख सकते हैं। ये था जी हमारा ये लेक्चर, और इसमें इंटरनेट और उससे रिलेटेड आपने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी और पढ़ी और देखने में आपको मिली। होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी।